हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, मेरे यूट्यूब मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, देश में चुनावी माहौल है और लोकसभा 2024 की तैयारियां चल रही हैं ज़ोर शोर से। भाजपा कुछ क्लेम कर रही है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पूरे विपक्षी पार्टियाँ सभी एकजुट दिखाई दे रही हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। साथियों, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में अखिलेश जी के परिवार के कुछ लोग चुनाव में इस वक्त मौजूद हैं और एक तरीके से ये अगर हम इस बात को कहें कि एक वर्चस्व है अखिलेश परिवार का और मुलायम सिंह जी का यूपी की राजनीति में। यूपी की राजनीति में एक बड़ा कद रहा है मुलायम सिंह परिवार का। साथियों, अगर हम उत्तर प्रदेश में भी अगर हम बदायूं की सीट की बात करें तो एक तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है बदायूं जिला, और उस गढ़ को कभी मुलायम सिंह परिवार ने छूटने नहीं दिया। हमेशा उसको विशिष्ट जिलों की श्रेणी में रखा और एक वक्त ऐसा रहा कि वहाँ पर किसी को भी उस किले को भेजने में बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। सांसद सलीम इकबाल शेरवानी लगातार वहाँ से सांसद रहे समाजवादी पार्टी के टिकट से। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट अखिलेश यादव जी के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी को दिया और वो टिकट देने के बाद कुछ दौर में, शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी आई। अगर वहाँ पर हम मुस्लिम मतदाता की बात करें तो उसको इस बात से थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन जब मुलायम सिंह जी के भतीजे और अखिलेश यादव जी के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव वहाँ पहुँचे तो एक तरह से पूरे बदायूं जिले को अपने व्यवहार से, अपने कुशल कार्य क्षमता से सबको एक सांचे में ढाल लिया और चुनाव जीते। इससे पिछला चुनाव अगर हम लोकसभा 2019 की बात करें तो कुछ थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए और उसके बाद आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट जाने के बाद भी आपको वो जीत, आपको लगा कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है वोटों की, और उसमें वो बात सही साबित हुई, वो मार्जिन और ज़्यादा घट गया। इस बार 2024 की अगर हम चुनाव की बात करें तो जनता ने और सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली थी बदायूं को एक बार दोबारा से इस किले को फतेह करने की। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हुई, परिस्थितियाँ हुई कि बदायूं से टिकट होने के बाद सांसद जी का टिकट वहां से कट गया, जिससे वहां का जो मतदाता था उसमें एक निराशा घर कर गई और वहां से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का टिकट हुआ। साथियों, एक निराशा लोगों में जरूर आई थी, लेकिन क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी भी मुलायम सिंह परिवार से ही हैं तो लोगों में एक उत्सुकता भी थी कि चलिए शिवपाल सिंह जी आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर सांसद धर्मेंद्र यादव जी से जुड़ा हुआ था, जिसका एक भावनात्मक रिश्ता था, वो वोटर अभी भी कहीं ना कहीं मायूस है, परेशान है कि अगर सांसद धर्मेंद्र यादव आते तो कहीं स्थिति दूसरी होती और जो लोगों का एक रिश्ता उनसे बन गया था वो एक बड़ी चीज़ होती। अगर हम सांसद धर्मेंद्र यादव की बात करें, व्यवहार कुशलता के साथ साथ जो विकास कार्य उन्होंने बदायूं के में किए, विपक्ष के जो भाजपा के जो विधायक हैं उनको भी पत्र लिखकर ये बात कहना पड़ी कि जो विकास कार्य सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने किए थे वो विकास कार्य भाजपा के शासन में नहीं हो पाए। अगर हम सौगातों की बात करें तो पूरा हाईवे तैयार किया, बरेली से लेकर दिल्ली मेरठ हाईवे तैयार किया, एक 4 लेन उसको बनाया। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो वहाँ पर की मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज बदायूं के लोगों को दिया। ज़रा सी इंजरी पर भी लोग यहाँ से वहाँ परेशान होते थे, कोई अलीगढ़ जाता था, कोई एम्स जाता था, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के बाद जो एक मूलभूत जो एक ज़रूरत थी बदायूं की जनता की चिकित्सा को लेकर, वो ज़रूरत पूरी हुई और मेडिकल कॉलेज हुआ। वो एक अलग बात है कि वहाँ सरकार बदलने के बाद वैसी स्थितियाँ नहीं रहीं और उस मेडिकल कॉलेज का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जैसे लोगों को अपेक्षाएं थीं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा वहाँ पर किया गया और लोग आज भी जिसके लिए चर्चा करते हैं और लगातार उनको वोट भी करते हैं। साथियों, इस वक्त जो परिस्थितियाँ हैं, शिवपाल सिंह यादव जी वहाँ पर चुनाव लड़ने पहुँच गए और कुछ दिन उनका वहाँ पर अपना स्टे भी उन्होंने किया है। लेकिन हम ग्राउंड पर काम करते हैं, हम ग्राउंड की बात करते हैं। जब हम लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि अगर सांसद धर्मेंद्र यादव नहीं आएंगे तब तक यहाँ चुनाव में वो बात नहीं आएगी और वो फील जो एक चाहिए होता है चुनाव के लिए वो नहीं हो पाएगा। और इसी सिलसिले में हम स्वयं सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ आज यहाँ सैफई में मौजूद हैं और उनसे चर्चा करेंगे। कुछ बदायूं की राजनीति की बात करेंगे, कुछ प्रदेश की बात करेंगे, कुछ देश की बात करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आपका आजमगढ़ से टिकट हुआ, और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, जो चुनावी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सीट है बहुत सिक्योर सीट है और इसमें लोगों ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रेम आपके प्रति है वो इस टिकट के बाद लोगों को दिखाई दे गया कि सबसे सिक्योर सीट आपको दे दी गई। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले
आजमगढ़ सीट से पार्टी के उम्मीदवार चुनने के लिए हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष तौर पे बारंबार आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आजमगढ़ की सरजमी के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, बहुत ऐतिहासिक सरजमी है और समाजवादी आंदोलन के मामले में आजमगढ़ का एक अपना अलग इतिहास है। मुझे याद है सदैव नेताजी जब कभी भी पार्टी के किसी बड़े अभियान की कभी शुरुआत करनी होती थी, कभी नेताजी के सामने चुनौती पेश की जाती थी, कभी उनके सामने कोई राजनीतिक संकट पैदा किया जाता था, तो नेताजी ने हमेशा आजमगढ़ की ओर रुख किया। और जब जब रुख किया तो आजमगढ़ के लोगों ने नेताजी की उम्मीद, आशा और विश्वास को न केवल पूरा किया बल्कि उससे भी आगे बढ़ के नेताजी का साथ निभाया जी। तो आजमगढ़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं समझता हूँ किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वहाँ के लोगों के बीच काम करने का मौका मिले, वहाँ के लोगों की सेवा का मौका मिले, वहाँ के लोगों के बीच चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए, मेरे ही लिए नहीं, मैं सोचता हूँ कि XYZ कोई भी समाजवादी पार्टी के लिए, हमारे बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक के लिए सौभाग्य का विषय है कि उसको आजमगढ़ के लोगों की सेवा का मौका मिला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया, यकीन किया, मुझे इस काबिल समझा और आजमगढ़ के लोगों ने मुझे स्वीकार किया या कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संदेश करके मुझे बुलाया। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजमगढ़ के लोगों का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये आजमगढ़ वो सरजमी है जो नेताजी ने अपने जीवन काल में हमेशा आजमगढ़ को हमेशा कहा कि आजमगढ़ मेरी धड़कन है, इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। ये आजमगढ़ के लोगों की जब कभी आप जाओगे तो ये बात नेताजी की उक्ति चर्चा में रहेगी। नेताजी के राजनीतिक गुरु रहे चौधरी चरण सिंह जी ने भी अपने जीवन काल में कहा था कि मैं बागपत छोड़ सकता हूँ, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आजमगढ़ समाजवादियों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा धर्मेंद्र जी, टिकट बदायूं से आपका हुआ, उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियां बनी, ये भी चर्चा है जो सूत्रों से है कि समाजवादी के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने विरोध किया आपका और उनकी कहीं ना कहीं एक भूमिका रही वहाँ से टिकट कटने में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं इस तरह की किसी भूमिका के विषय में ना जानता हूँ, न मैं मानता हूँ, न मैं किसी नेता को इस लायक समझता हूँ कि कोई मेरी टिकट को वहाँ पर डिस्टर्ब कर देता, क्योंकि बदायूं के आवाम का मामूली भावनाएं नहीं है मेरे साथ। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, आदरणीय चाचा जी की उम्मीदवारी थी, अनुभव में, उम्र में, रिश्ते में वो हमसे उच्च स्थान पे हैं, हमसे बड़े हैं। तो अगर आपको याद हो टिकट के फैसले के अगले दिन मैंने बिसौली के कार्यक्रम में कहा था, पूरे बदायूं के लोगों के बीच कहा था कि आदरणीय चाचा जी आए, उनकी मान, उनके सम्मान, उनकी गरिमा को बढ़ाते हुए हमसे भी बेहतर वोटों से उनको जिताना, ये मैंने अपील करके आया था। और मैं अपील करते हुए मैंने ये भी कहा था कि चाचा जी को ऐसा एहसास करा देना कि नेताजी ने अगर मुझे भेजा था, बदायूं के लोगों के बीच 15 साल मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैंने ऐसा बेहतर काम करने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं आज बदायूं के लोग हमसे संतुष्ट थे। लेकिन चाचा जी के सम्मान में मैं समझता हूँ किसी भी टिकट को छोड़ना तो वो छोटी बात है, परिवार की एका के लिए, परिवार के बड़े के सम्मान के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में, दिमाग में कोई रणनीति रही होगी जिससे उन्होंने मुझे बदायूं से आजमगढ़ शिफ्ट किया, आदरणीय चाचा जी को बदायूं भेजा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार है, उनका फैसला है और मुझे यकीन है कि बदायूं के लोग आदरणीय चाचा जी को ऐतिहासिक जिताएंगे और बदायूं और आजमगढ़ के प्रदेश के मैनपुरी से लेकर सभी इलाकों के लोगों की दुआओं से मैं भी आजमगढ़ से जीतूंगा। ये बात भी आमतौर पर लोगों से सुनी और जो हमारे जो सूत्र हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाहते थे कि आप सदन में पहुँचें और वहाँ इस तरह की कोई विरोध की बातें हो रही थी। तो अगर आप हमेशा जो हमने देखा है सदन में कि आप हमेशा प्रखर प्रवक्ता रहे, आप हमेशा इस बात को नहीं गंभीरता से लेता हूँ कि कोई ऐसी बात थी। अगर ऐसी बात होती तो आप आज चल के सैफी आके जी कहीं ना कहीं अपने जज्बातों का इजहार न कर रहे होते। मुझे बदायूं कि आवाम पे पूरा यकीन था, है और रहेगा। मामूली सेवाएं नहीं है, मामूली रिश्ते नहीं है जी। मैं जानता हूँ जब मैं वहाँ से चला तो कितनों ने आंसू बहाए, मैं जानता हूँ कितने लोगों ने फ़ोन कर करके मिलके, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके हजारों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आंसू बहा रहे हैं बदायूं के लोग। तो बदायूं के लोगों का एक जज्बात है और ये कोई जज्बात मेरा पैदा किया हुआ नहीं है, ये हम सब लोगों को श्रद्धेय नेताजी ने विरासत में दिया है। ऐतिहासिक जीत दिलाई है बदायूं के लोगों ने और ऐतिहासिक जीत दिलाई आजमगढ़ वालों ने भी। सहयोग ऐसा है कि अगर प्यार दुलार की कल्पना या तुलना करेंगे तो मुश्किल पड़ता है कि किस जिले को ज़्यादा ऊपर रखा जाए।
ऐसे रिश्ते नेताजी ने पैदा किए हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वही रिश्ते, वही जज्बात, वही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को, किस्मत वालों को ऐसा मिलता है कि कई क्षेत्रों के लोगों की दुआएं एक साथ मिल जाएं। मुझे नेताजी ने 25 साल की उम्र में मैनपुरी के लोगों के बीच से आशीर्वाद दिला के लोकसभा में 14वीं लोकसभा का सबसे यंग MP बनाने का काम किया था। जब सदैव नेताजी को मैनपुरी आना था तो उन्होंने बदायूं के लोगों के बीच भेजा। बाई इलेक्शन हुआ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे आजमगढ़ के लोगों के बीच में भेजा। तो मुझे तो इस बात का मैं फ़ख्र है कि मैं समाजवादी हमेशा जिम्मेदारी दी गई है, अच्छे क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली है हमेशा और अच्छे क्षेत्रों का आशीर्वाद मिला है। और मैं समझता हूँ ये बहुत कम समाजवादियों को ये मौका और गौरव मिला होगा जो मुझे सदैव नेताजी ने भी दिया और आदरणीय राष्ट्रपति। ग्राउंड पर हम जो देख रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों से बात होती है, लोगों के बीच जाना होता है, क्योंकि पत्रकारिता ही वही है जो ग्राउंड पर की जाए। तो मैं ये लोगों से मेरी बात हो रही है, कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि भाई देखिए सांसद जी को बदायूं आना पड़ेगा चुनाव लड़ाने के लिए। तो क्या बदायूं का क्या प्लान है आपकी, क्या योजना है? बिल्कुल आऊँगा और क्यों नहीं आऊँगा जी। आदरणीय चाचा जी को चुनाव लड़ाने के लिए जो कुछ भी मुझे जतन करने होंगे बदायूं के लोगों के बीच वो मैं सब कुछ करूँगा। और अगले दिन से ही मैंने अपील करनी शुरू कर दी थी। देखिए जो आपसे अगले दिन से मैंने अपील की शुरुआत कर दी थी और वो शुरुआत जब तक चाचा जी को चुनाव नहीं जिता लेंगे तब तक जितने बार भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी मैनपुरी में एक इंटरव्यू में पत्रकार साथी ने पूछा था यही सवाल जो आप पूछ रहे जी, उस समय भी मैंने यही कहा था और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ। जहाँ भी पार्टी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अगर बदायूं के लोगों के बीच मेरे रिश्ते ज़्यादा हैं तो हो सकता है ज़्यादा जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। अभी आपसे बात करने के बाद सीधे मैं जा रहा हूँ मैनपुरी के लोगों के बीच में जी, आदरणीय भाभी जी के लिए वोट की अपील और जो भी इसका एक कारण ये भी है धर्मेंद्र जी की लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता है। जो विकास कार्य तो वहाँ पर किए गए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब विपक्षी उसकी सराहना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है। अब आप क्योंकि बदायूं से प्रत्याशी नहीं है तो क्योंकि मेरी कर्मभूमि भी बदायूं है, मैं जानता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज का होना कितनी बड़ी बात है। मैंने आपके जो भी चुनाव हुए मैंने वोट आपको किया, क्योंकि अब ये बात मैं कह सकता हूँ जर्नलिस्ट के तौर पर, ये बात मैं तब नहीं कहता अगर आप प्रत्याशी होते, लेकिन क्योंकि अब आप प्रत्याशी नहीं हो तो वहाँ लोगों का एक जुड़ाव तो है कि भाई काम किए। वो अलग बात है कि सरकार चली गई और उसके बाद विकास कार्यों में शिथिलता आती चली गई, वो तेज़ी जो आपके वक्त में थी वो अब नहीं है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई। हम बात करते हैं प्रदेश की। प्रदेश में इस वक्त अगर हम भाजपा की बात करें तो 60+2 64 सीटें हैं 80 में से, और भाजपा भी दावा कर रही है कि हम 80 में से 80 जीतेंगे इस बार। आखिर इतनी इस दावे की क्या वजह है और क्या इंडिया गठबंधन में लोगों को एक ये भी चर्चाएं सुनने में आ रही है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी भी मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने की संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, इसमें क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। राष्ट्रीय स्तर पे क्या फैसले हैं या नहीं है मेरे कोई संज्ञान में नहीं है। न ही मेरे को ये हक और अधिकार है कि उन बड़े फैसलों के बारे में कोई चर्चा करूँ। इसका फैसला राष्ट्रपति जी लेंगे या इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं वो लेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपने बदायूं के विकास की चर्चा की, मैं फ़ख्र के साथ कहता था, अभी इस चुनाव के दौरान भी कई मंचों पर मीडिया के बीच भी कहा मैंने जितने भी जनता के बीच वादे किए थे, मैंने ऑन एयर कहा, पत्रकार मित्रों से कहा, भरी सभाओं में कहा, एक भी वादा मेरा अधूरा नहीं है। बदायूं के लोगों के बीच किया हुआ मेरा एक भी वादा अधूरा नहीं है। एक बिरसी के बस अड्डे का सवाल ज़रूर था, लेकिन उसकी ज़मीन नहीं मिल पाई थी, केवल इसलिए वो छूट गया था। अन्यथा मैं कह सकता हूँ बदायूं पार्लियामेंट के अंदर जितने वादे मैंने किए थे लोगों के बीच, उतने वादों को पूरा करके दिखाया है। ये भी सत्य है कि पिछले 7 सालों से जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, उस दिन से बदायूं का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। वो है बदायूं के नागरिक के तौर पे आप भी इस बात को समझते हैं जी। और यही वादा मैं आगे वाले समय में, चूँकि आज के दौर में ये बात केवल बदायूं की तक नहीं जाने वाली, ये बात जहाँ भी लोग देखना चाहेंगे वहाँ तक जाएगी। और यही बात मैं आजमगढ़ के लोगों के लिए कहूँगा। जो बातें सीटें इस बार क्या लग जो बातें मैं करूँगा उनके बीच जाके या वादे करूँगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ, सदैव नेताजी के वो सपने जो उन्होंने आजमगढ़ के लोगों के लिए देखे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास तरक्की की, मैं समझता हूँ कल्पना नहीं कर सकते इतना विकास हुआ है आजमगढ़ के अंदर भी। आज प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले गए थे आजमगढ़ में, आधी से ज़्यादा योजनाएं वो हैं जिसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी किए थे, उसका उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जाके जी।
जिस हवाई अड्डे का वो उद्घाटन कर रहे थे, मुझे याद है 2014 के चुनाव में जब सदैव नेताजी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी हवाई अड्डे पे नेताजी को मैंने रिसीव किया है। उसी हवाई अड्डे से मुझे भी उड़ने का मौका मिला। आज उसी हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद उद्घाटन कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, 10 साल बाद प्रधानमंत्री 14 में हवाई जहाज वहाँ से उड़े हैं, उड़ाए हैं, उड़ा हूँ, नेताजी को रिसीव किया हूँ उसी हवाई अड्डे पर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिसीव किया हूँ उसी हवाई अड्डे पर, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी की आपने बात कही, प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य है और गृह मंत्री अमित शाह जी का कि अब की बार 400 पार, 370 पार, अगर हम मोटे तौर पर अगर आंकड़े देखें तो बिहार में 40 में से 39 सीट है, जबकि बिहार के जो एक्सपर्ट्स की जो राय है कि बिहार में इस वक्त बड़ी कांटे की टक्कर है, 50-50 हो सकता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो 14 में से 12 सीटें भाजपा के पास हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के बाद वो भी वहाँ भी 50-50 है, आदिवासी बड़े नाराज़ हैं। अगर हम बात करें आपकी महाराष्ट्र की तो 48 में से 41 सीट भाजपा के पास है, महाराष्ट्र में भी हालत अच्छे नहीं है। बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की तो 42 में से 18 हैं इनके पास, वहाँ भी हालात अच्छे नहीं है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो एक तरह से सुपड़ा साफ है। साउथ में तो डी के शिव कुमार जी ने जिस तरह से, जिन्हें साउथ का चाणक्य कहा जाता है, कि एक बहुत बढ़िया भूमिका वहाँ पर बना रखी है इंडिया गठबंधन की। और अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 28 में से शायद 26 सीटें, 25 सीट, 25+1 एक निर्दलीय विधायक भी इनके साथ हैं, तो वहाँ भी अब कर्नाटक में 28 में से 26 हैं। इसी तरह से अगर हम तेलंगाना की बात करें कि 4 सीट्स हैं, या हम और भी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 7 की 7 इनके पास हैं, भाजपा के पास है 7 के साथ। और आज हालात ये है कि गठबंधन के साथ 4-3 का आंकड़ा बता रहे हैं एक्सपर्ट। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें बता रहे हैं फंसी हुई है। तो ये 400 का ये आंकड़ा जो है कहाँ से आया है, ये 400 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दावों और वादों पर नजर, ये 400 पार का भी दावा वैसे ही है जैसे 2 करोड़ रोजगार का दावा था, जैसे हर खाते में 15 लाख पहुंचाने का था, जैसे हर किसानों की आमदनी दूनी करने का था, जैसे कि देश नहीं बिकने देने की बात करने का था। आप देखोगे कि बीजेपी के लोगों के दावे, बीजेपी के लोगों के वादे और बीजेपी के लोगों की कार्यशैली में ठीक उल्टापन है। जब ये 2 करोड़ रोजगार हर साल दे नहीं पाए, 15 लाख खातों पहुंचा नहीं पाए, महंगाई कम कर नहीं पाए, किसानों की आमदनी दूनी कर नहीं पाए, देश की तमाम बड़े बड़े उद्योगों को, बड़ी बड़ी संस्थाओं को इन्होंने बेच दिया, तो जब इन्होंने वादे क्या किए थे 14 में, अगर याद करो, तो इसलिए ये 400 का वादा करें या और कर दें, उससे भी बड़ा कर दें, इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आपके आज हिसाब से देश के अंदर इंडिया गठबंधन की हर प्रांत में जीत होकर आ रही है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नेतृत्व है, और उत्तर प्रदेश के जहाँ हम और आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। क्योंकि जो लोग वादे कर रहे थे 2 करोड़ रोजगार की, वो रोजगार आज पेपर लीक में तब्दील हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से विज्ञापन आते, बड़ी मुश्किल से परीक्षाओं की तारीखें आती हैं, और तारीखें आती हैं तो उसके बाद क्या हाल करते हैं, पेपर लीक। कभी 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 सुन के देख के अफसोस होता है कि कहाँ हमारा उत्तर प्रदेश देश को दिशा देता था। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अभी बिहार सरकार ने कुछ भर्तियां की थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की संख्या गिनी जा रही थी, कितने नौजवान उत्तर प्रदेश के बिहार में जाके नौकरी लिए। आप सोचो, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि अपने नागरिकों को रोजगार आप नहीं दे पा रहे। और बातें सुनो तो फिर बातों की तो बीजेपी को कोई जवाब नहीं दे सकता, भाषण की तो कोई बात कर नहीं सकता। इस समय एक मुद्दा जो है, जो जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो आया है, तो इसके बाद तो जो चीज़ें निकल कर आई हैं कि फ्यूचर गेमिंग जो बड़ा सट्टे किंग जो है 1368 करोड़ उनसे ले लिया गया। अगर हम बात करें मेगा इंजीनियरिंग जो कंपनी है जिसने ये उत्तराखंड में जो टनल बनाया था, जिसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे, तो उससे 410 करोड़ लिया है। अगर हम बात करें एक कंपनी है क्विक, जिसको बताया जाता है कि मुकेश अंबानी जी की फ्रेंड कंपनी है, उससे 400 करोड़ लिए हैं। और जिस तरह की डेट्स हैं कि इधर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है और उधर जो है बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं करोड़ों रुपए के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उनकी शक्ति के कारण, यानी न्यायालय की शक्ति के कारण देश के सामने सच्चाई आ गई। अन्यथा तो ये कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आखिर वो नारे कहाँ हैं? देश के हर नागरिक को आभार व्यक्त करना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का
कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के कारण, उनके फैसलों के कारण कम से कम देश को आज सच्चाई की पता चली है। यही तो बातें होती कि ना मैं खा लूँगा ना खाने दूंगा, मैं झोला उठा के चल दूंगा, राजनीतिक शुचिता है, विपक्ष सारा भ्रष्ट है, यही तो बातें बीजेपी के लोगों ने की थी। आज भी प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं तो दो ही बातें करते हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री जवाब दें इस बात का कि आखिर बीजेपी का ये भ्रष्टाचार नहीं है या बीजेपी वो गंगोत्री है जहाँ पे नहा के सब पाक साफ हो जाते हैं या वहाँ भ्रष्टाचार से धुल जाते हैं। अरे जवाब बीजेपी से लेना पड़ेगा और देश की जनता हर चीज़ देख रही है। जो लोग समझते हैं कि देश को धार्मिक मुद्दों पर, जाति मुद्दों पर, जज्बातों में बहका लेंगे, गुमराह कर लेंगे, तो अब लोग गुमराह होने वाले नहीं, बहुत जागरूक लोग हैं। बीजेपी तो कहती है मास्टर स्ट्रोक राम मंदिर हमने बना दिया। और तो जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, बीजेपी सरकार में थी, बीजेपी ने बनाया। बीजेपी के अलावा भी कोई दूसरी सरकार होती वो भी बनाती। सदैव नेताजी ने हमेशा कहा था कि माननीय न्यायालय का फैसला जो होगा उसको हम मानेंगे या बातचीत से फैसला निकालो। तो वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्रेडिट है। उसमें बीजेपी के लोगों को प्रचार प्रसार कितना भी करें, लेकिन देश के जागरूक लोग इन बातों को समझते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी। हमने सभी मुद्दों पर इनसे बात की, हमने बदायूं की बात की, हमने प्रदेश की बात की, हमने देश की बात की और हमने उन मुद्दों पर भी बात की जिन बातों पर अब तक किसी ने सांसद जी से, पूर्व सांसद जी से बात नहीं की थी। और वो चीज़ें भी आई जिसको लोगों को एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि बदायूं के बारे में क्या हुआ, आखिर सांसद धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से क्यों चले गए या टिकट क्यों कट गया। उन मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।